Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 जनवरी 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर इस वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से बताना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर तो फोकस करते ही करते हैं, उसके साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को भी काफ़ी डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग वीडियो का एंड मिस करके जाते हो ना तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। करना क्या है, पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है फुल कंसंट्रेशन के साथ में, और वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं ना, उसी प्रकार के सवाल आपको वीडियो के अंत में दिए गए हैं। पूरे टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जितना भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और फिर दिन ब दिन आप देखोगे कि आपके अंदर किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो आप खुद टेस्ट कर पाओगे। तो वीडियो को अच्छे से सुनना और लास्ट में उस टेस्ट को ज़रूर से अटेम्प्ट करना। बाकी इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना। 1,40,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और वहाँ पर जाकर अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, आप भी पर्सनली वहाँ पे जुड़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन एक छोटा सा ये स्क्रीनशॉट है जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। ये देखो कल के वीडियो का स्क्रीनशॉट है। कल 17 जनवरी थी, तो कल के वीडियो में हम देखो, मैंने बोला है कि मॉर्निंग में 5 बजे ये वीडियो लाइव हो जाता है इस चैनल पर। तो जब ये कल मॉर्निंग में 5 बजे लाइव चल रहा था तो लगभग 688 लोग, आप देखोगे अभी तक का हाईएस्ट है, 688 लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे थे। तो मॉर्निंग में कई सारे लोग उठ जाते हैं जिन्होंने इस वीडियो को अपने शेड्यूल में ऐड कर लिया है। आप भी यहाँ पर अपने पूरे शेड्यूल को तैयार करो, एक प्लानिंग पूरी रेडी करो, उसके हिसाब से चलो, क्योंकि आपका एक शेड्यूल या प्लानिंग रेडी नहीं होगी तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो उठपटांग सी चीज़ें करते करते वो जो पूरा दिन है निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे लोग शेड्यूल सेट कर चुके हैं, और आप लोग भी कोशिश करो कि मॉर्निंग में इस वीडियो को अटेम्प्ट करो, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करो। इससे रोज़ाना के बेसिस पर आपको मॉर्निंग में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। चलो फिलहाल आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से भी लिंक कर पाओगे। आपने थंबनेल के अंदर एक डायनासोर का पिक्चर देखा होगा, बेसिकली वो जुरासिक पार्क का एक थंबनेल है। हुआ यहाँ पर यह है कि 4 डायनासोर की जो प्रजातियाँ हैं वो अभी उनकी कुछ यहाँ पे फॉसिल्स, कुछ हड्डियाँ वगैरह पाई गई हैं। कहाँ पर? चिलियन वैली में, और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। तो ये एक स्टडी के अंदर सारी बातें बताई हैं, तो डिस्कस करेंगे। पहले हम लोकेशन देखेंगे चिलियन वैली के बारे में, अच्छे से मैप के अंदर सारी बातें जानेंगे। फिर उसके बाद ये जो डायनासोर मिला है इसमें से ये कौन सा डायनासोर है इसके बारे में जानेंगे। तो जब आप इस आर्टिकल को डिटेल से देखोगे ना तो इस डायनासोर के बारे में पता चलता है कि इसका नाम है मेगा रैप्टर। तो मेगा रैप्टर, ये डायनासोर का पिक्चर आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यही है मेगा रैप्टर। इसी के जो फॉसिल्स हैं वो रिसेंटली यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पर? चिलियन वैली पर, यानी कि अर्जेंटीना के जस्ट पास में। अर्जेंटीना और चिली जो दोनों देश है ना, इनके बीच में यहाँ पे मेगा रैप्टर के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर इन स्पीशीज़ के, इन डायनासोर की स्पीशीज़ के कुछ रिमेन्स को डिस्कवर किया है, जिस वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पीशी न्यूज़ में है। सबसे पहली चीज़, मेगा रैप्टर होते क्या हैं? देखो, मेगा रैप्टर बड़े साइज़ के थेरापॉड डायनासोर हैं। थेरापॉड भी डायनासोर होते हैं, तो थेरापॉड वाले डायनासोर हैं बड़े साइज़ के। अब ये थेरापॉड क्या है? थेरापॉड वो डायनासोर है जो कि क्रेटेशियस पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब एक और सवाल आ गया, ये क्रेटेशियस पीरियड क्या है? क्रेटेशियस पीरियड वो समय है, आप कह सकते हो आज से लगभग 84 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात की जा रही है। 84 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले की बात की जा रही है। अगर आप लोग इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखोगे तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैप गूगल पर अवेलेबल हैं। अभी एक आगे आर्टिकल है, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन समझने के लिए ये भी बेस्ट है। जैसे यहाँ पर पता होगा आपको, बोला जाता है कि जो अर्थ है ना वो कब फॉर्म हुई थी। अर्थ आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी। उसके बाद अलग अलग पीरियड्स आते गए, अलग अलग जो एराज हैं वो आते चले गए। उसको हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे एक पीरियड देखने को मिलेगा आपको पेलोजोइक पीरियड, फिर एक मीजोजोइक, और एक आता है यहाँ पर सेनोजोइक।
अब जब आप देखोगे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया क्रिटेशियस पीरियड के बारे में, जिस पीरियड से यहाँ पर ये वाला जो मेगा रैप्टर है ये बिलोंग करता है, जिसकी फॉसिल्स अभी पाई गई हैं, तो ये कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है? क्रिटेशियस से। क्रिटेशियस पीरियड बेसिकली मीजोजोइक के अंडर में आता है। मीजोजोइक के अंदर में 3 पर्टिकुलर पीरियड आपको देखने को मिलेंगे, एक है ट्रायसिक, एक जुरासिक और एक क्रिटेशियस। इस समय पर बड़े बड़े डायनासोर पाए जाते थे और वो जो डायनासोर है वो इसी समय पर समाप्त भी हुए थे, इनका एक्सटिंक्शन हुआ था। तो क्रिटेशियस पीरियड कब का पीरियड है? मैंने आपको बताया लगभग आज से 84 मिलियन से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात की जा रही है। इतने समय पहले यहाँ पर ये मेगारैप्टर देखने को मिला करता था। अब जब इस मेगारैप्टर का आप पिक्चर देखोगे तो इसके जो आर्म्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसके हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बोला जाता है, और हाथ के अंदर आपको सिकल लाइक क्लॉज देखने को मिलेगा। इसका जो पंजा है ना वो एक सिकल की तरह नजर आएगा। आप कहोगे सर सिकल क्या होता है? एक पिक्चर में लेकर आया हूँ, हिंदी में नहीं पता। यहाँ पे आप देखोगे घास वगैरह काटने में ये इसका यूज़ किया जाता है, तो ये सिकल है, ठीक है। तो मेगारैप्टर का जो हाथ है ना काफ़ी मजबूत है और इसका जो पंजा आपको दिखेगा बेसिकली वो सिकल की तरह दिखेगा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। रियलिटी में अगर आप इसको देखोगे तो ये रहा वो पंजा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इसकी एक खास चीज़ है जिससे यहाँ पर ये मेगारैप्टर थोड़े से अलग हो जाते हैं बाकी डायनासोर से, तो इसकी एक पहचान भी है ये। दूसरा आप देखोगे इसके दांत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, दांत छोटे छोटे होते हैं। प्लस मेगारैप्टर का जो साइज़ होता है लगभग 25 से 26 फीट का, या फिर आप कह सकते हो 7.5 से लेकर 8 मीटर्स तक यहाँ पर ये डायनासोर लंबा होता है। और इसके कुछ रिमेन्स पहले भी पाए गए थे, 1996 में यहाँ पर पाए गए थे अर्जेंटीना के पास में। अर्जेंटीना के पास में जो नॉर्थ वेस्ट पैटागोनिया है वहाँ पर ये देखने को मिले थे। तो पहले भी इसके कुछ रिमेन्स पाए गए हैं और अभी रिसेंटली यहाँ पर फिर से इसके कुछ रिमेन्स पाए गए हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। ये आपने इस डायनासोर के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा हम थोड़ा सा क्रिटेशियस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो मैंने अभी आपको पूरा टेबल दिखाया था, उसमें जो क्रिटेशियस पीरियड है उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले ही बहुत सिंपल से शब्दों में आपको मैंने बताया है कि ये टाइम पीरियड लगभग आज से 66 मिलियन ईयर्स एगो पहले का समय है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये जो मेगारैप्टर है ये थेरापोड डायनासोर है। थेरापोड क्या है? थेरापोड बेसिकली एक आप कह सकते हो अलग अलग जैसी स्पीशीज होती है ना डायनासोर की, वैसे यहाँ पर थेरापोड वाली भी एक कैटेगरी थी। तो थेरापोड वाले ग्रुप में आप देखोगे वो डायनासोर होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांस खाना पसंद करते हैं, जानवरों को खाना पसंद करते हैं। इसमें कार्निवोरस डायनासोर के साथ साथ यहाँ पे कार्निवोरस बर्ड्स भी आती हैं। दूसरा यहाँ पे इनकी पहचान इनके हाथ से हो रही है, इनके फिंगर से हो रही है। मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर इनका हाथ देखने को मिलता है, हाथ काफ़ी मजबूत है, प्लस आगे सिकल क्लॉ की तरह वो देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे इनके दांत जो है ना वो छोटे छोटे होते हैं, ये आपको बताया। बाकी जो पैर हैं वो पतले से होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे पैर आपको देखने को मिलेंगे। पूंछ भी बहुत लंबी सी और पतली सी यहाँ पर नज़र आती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, एक आप कह सकते हो डायग्राम सा बनाया गया है मेगारैप्टर का, ठीक है। आगे आते हैं। अब उसके बाद और क्या बातें बताई गई हैं? ये जो रिमेन्स है कहाँ पे पाए गए? पैटागोनियन रीजन के अंदर। तो एक रीजन भी न्यूज़ में है, पैटागोनियन रीजन को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको साउथ अमेरिका में जाना है। साउथ अमेरिका आपको पता है कहाँ पर है? पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो साउथ अमेरिका के इधर जाओगे ईस्टर्न साइड में तो अफ्रीका मिलेगा, और उधर जाओगे तो एशिया मिलेगा, है ना। अब साउथ अमेरिका के ऊपर जाओगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्राज़ील एक सबसे बड़ा कंट्री नज़र आता है जहाँ पे अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। अब यहाँ पर ब्राज़ील के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे अर्जेंटीना नज़र आएगा। अर्जेंटीना के बराबर यहाँ पर बराबर में चिली, ये अलग देश है। ये दोनों अलग अलग देश आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर ना ये है पैटागोनियन वाला रीजन। कुछ हिस्सा चिली में आता है ये और कुछ हिस्सा यहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर में आता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। यहीं पर एंडीज माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। अब एंडीज माउंटेन्स कहाँ पर है? तो उसके लिए एक अलग मैप है। जब आप एंडीज माउंटेन्स की बात करते हैं ना तो यहाँ पे आपको अगेन साउथ अमेरिका का मैप देखने को मिलेगा। ये जो पूरी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे लाइन से पूरे के पूरे पहाड़ हैं, ये एंडीज माउंटेन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे चिली अर्जेंटीना तक के अंदर भी यहाँ पे ये पहाड़ आ रहे हैं। तो बेसिकली इसी पर्टिकुलर रीजन में ये डायनासोर के रिमेन्स पाए गए हैं। ये जो पैटागोनियन वाला रीजन है ना इसके दो तट देखने को मिलेंगे, एक तरफ पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे आप देखोगे पैसिफिक ओशन वेस्टर्न साइड में है और अटलांटिक ओशन ईस्टर्न साइड में है। ये इसके बारे में डिटेलिंग्स दी गई हैं। ध्यान रखोगे पैटागोनिया कहाँ से लिंक है? ये अर्जेंटीना और चिली से लिंक है। इसको हम लोग चिलियन वैली भी बोल रहे हैं। चिलियन वैली क्यों बोला जा रहा है? एक और मैप लेकर आया था वैसे मैं, चलो यहीं पे बता देता हूँ। चिलियन वैली भी बोला गया इसको क्योंकि यहाँ पे जो चिली देश नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे अलग अलग ढेर सारी वैलीज आपको नज़र आती है, तो ये सारी की सारी चिलियन वैली भी मतलब बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर जो ये डायनासोर इसके रिमेन्स पाए गए। बाकी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा थेरोपोड क्या है, प्लस यहाँ पे मेगारैप्टर क्या है, पैटागोनियन रीजन क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें आर्टिकल के अंदर अलग से मेंशन थी, इसका बैकग्राउंड डेटा आपको ये प्रोवाइड करवाया गया है।
आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, उसको फटाफट पूरा करना है। अभी आपने सुन लिया ना ये बात, तो अभी आप लाइक कर दोगे तो टारगेट पूरा हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एनआरआईज के बारे में। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको नॉन रेसिडेंट इंडियंस के बारे में समझाया था, एनआरआई, पीआईओ, है ना, ये सारी बातें बताई थी, याद आ रहा होगा, इसी वीडियो में समझाया था। लेकिन आज यहाँ पे एक आर्टिकल आता है इसी चीज़ को लेकर। आर्टिकल थोड़ा अलग है। हुआ यह है, जो एनआरआईज हैं यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, देखो एनआरआई क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इंडिया से, इंडिया में रह रहे हैं, अब यहाँ पे इंडिया से वो बाहर चले गए। अब अच्छा चलो आप ही बताओ कि जो एनआरआई है ना वो बेसिकली इंडियंस हैं, लेकिन वो बाहर देश में गए, लेकिन वो कितने दिनों तक बाहर रहते हैं, कितने महीनों तक अगर वो बाहर रहे हैं तो उन्हें एनआरआई कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये बातें मैंने आपको बताई थी, याद आ रहा होगा, तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ। एनआरआई कौन है? जो कि है तो इंडिया के सिटीजन, लेकिन वो अभी किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। लेकिन आपको बताना यह है कि अगर वो व्यक्ति दूसरे देश में रह रहा है, लेकिन वो कितने दिन तक रहता है या फिर कितने महीने तक रहता है, जिसके बाद उसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए गया है या फिर 10 दिन या 15 दिन के लिए यहाँ पे कोई घूमने के लिए गया है विदेश में, तो वो एनआरआई कहला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के लिए अगर वो व्यक्ति बाहर रहेगा तो एनआरआई कहलाएगा। वो टाइम पीरियड नीचे आप बताओगे, क्योंकि ये मैंने अभी आपको 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया है। तो हुआ क्या कि जो इंडिया के सिटीजन यानी कि जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस बन चुके हैं, एनआरआई हैं, तो वो जो एनआरआई हैं लगभग 10 देशों के, वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यूपीआई का आप यूज़ करते हो, यूपीआई जो कि बेसिकली सभी हमारे प्लेटफॉर्म्स को लिंक करता है, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब चीज़ों को। तो अब वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक नई तरीके से आप कह सकते हो ऐड की जा रही है। तो उसी के लिए हम समझेंगे कि आखिरकार एनआरआई अकाउंट्स क्या होते हैं, ये हमने समझना है। मेन चीज़ यही है एग्जामिनेशन के लिए। तो नॉन रेसिडेंट जो अकाउंट्स होते हैं, एनआरआई के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनआरई अकाउंट, एक होता है एनआरओ अकाउंट, और फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वाले अकाउंट को हम लोग बोलते हैं एफसीएनआरबी अकाउंट। तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो न्यूज़ का ये मैंने आपको समझा दिया कि ये जो एनआरआई हैं ये अपने मोबाइल नंबर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ऑनलाइन पेमेंट अलाउ किया जा रहा है। तो कौन से देश हैं? तो 10 देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, उसके बाद में सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एनआरआई को अवेलेबल करवाया जाएगा। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यूपीआई में कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट में कर सकते हैं। अभी तक ये फीचर अवेलेबल नहीं था, बट अब इस चीज़ को यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो वो यूपीआई में ट्रांजैक्शन करना चाहें तो यूपीआई में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक बॉडी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो यहाँ पे इसका प्रॉपरली रेगुलेशन करने वाला है। प्लस जब भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा, उनका यहाँ पे पालन करते हुए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस करने होंगे। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एनआरआई जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से यही चीज़ इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। तो वो 3 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनआरई, ठीक है ना, एनआरई, इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। एक होता है एनआरओ, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, और एक होता है एफसीएनआर, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट। ये 3 अकाउंट है। ये कौन खुलवा सकता है? एनआरआई खुलवा सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आते हैं। अब तीनों अकाउंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एनआरआई अकाउंट को समझेंगे, ये क्या होता है। देखो, इसको यहाँ पे ओपन किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है एनआरआई के थ्रू, यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वो पैसा कमा रहा है, जो भी उसकी अर्निंग हो रही है, जिस भी देश में वो रह रहा है इस समय, ठीक है, वो किसी भी देश में रह रहा हो, जिस भी देश में वो रह रहा है, अपनी उस कमाई से अपना वो एनआरई अकाउंट को खुलवा सकता है, ठीक है। वो किसी भी देश में रह रहा हो, अपनी उस कमाई से एनआरई अकाउंट को ओपन कर सकता है, उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकता है। लेकिन जब भी वो इस एनआरई अकाउंट के अंदर पैसा डालेगा ना, तो वो पैसा इंडियन रुपए में दिखाएगा। हालांकि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि यूएसए में रह रहा है, यूएसए के अंदर वो एनआरई बन चुका है। अब हुआ क्या कि वो यहाँ पे कुछ के पास में कुछ डॉलर्स हैं, वो डॉलर्स यहाँ पे एनआरई अकाउंट के अंदर डालता है, ठीक है। वो डाल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जिस भी किसी भी कंट्री का जो रेसिडेंस है, अपनी वहाँ की जो कमाई है उसी से वो अकाउंट को ओपन करेगा, मेंटेन करेगा, तो वो अमाउंट डाल देगा। लेकिन बाहर का कोई भी अमाउंट डाले, वो जब उसके अकाउंट में अमाउंट दिखाएगा, वो डॉलर में नहीं दिखाएगा, वो रुपये में दिखाता है, ठीक है। तो एनआरई के अंदर भले यहाँ पे डॉलर्स भी डाल दो या कोई भी दूसरी करेंसी डाल दो, बट वो किस में दिखाएगा? वो आपको दिखाएगा
रुपी के अंदर में, ठीक है, इंडियन रुपी के अंदर वो मेंशन करेगा। बाकी वो चलो रुपी में दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब मान लो यहाँ पे उससे क्या करना है, इस एनआरई अकाउंट से पैसा निकालना है, ठीक है। अब निकालना है तो वो कैसे निकाल सकता है, कहीं पे भी, वो किसी भी देश में रह रहा हो, जिस भी देश में रह रहा है वो अपनी उस देश की करेंसी में उसको विड्रॉ कर सकता है, उस देश की करेंसी में वो अमाउंट निकाल सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अमाउंट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाहर की कंट्री में और इंडिया की करेंसी में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जैसे कि डॉलर और रुपी के बीच में आपने कंपैरिजन देखा होगा, वैसे कई सारी करेंसीज और इंडिया की करेंसीज के बीच में कंपैरिजन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो जिस भी देश में रह रहा हो, अगर वो इस पर्टिकुलर अकाउंट से पैसा निकालता है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिले, रुपी के मुकाबले यहाँ पर पैसा ऊपर नीचे देखने को मिले, ठीक है। बाकी जो एनआरई अकाउंट से जो भी इनकम होती है ना, ये टैक्स फ्री होती है। यहाँ पर कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं वसूला जाता है, कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आपको एनआरई अकाउंट समझ में आ गया। दूसरा होता है एनआरओ अकाउंट। अब एनआरओ अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं विद द इनकम अर्न्ड फ्रॉम विद इन इंडिया, यानी कि ये अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा, जो भी पैसा इंडिया से कमाया जा रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे रह रहा था, अब उसका मान लो रिटायरमेंट वगैरह हो गया है, अब वो यहाँ पे जा रहा है विदेश में, शिफ्ट होने अपने बेटे के पास में, किसी के पास में, वहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो एनआरआई बन गया। लेकिन इंडिया से उसके पास में कुछ इनकम तो आ रही थी, मान लो इंडिया से उसको पेंशन मिल रही थी, या उसका घर यहाँ पे है तो वो रेंट ले रहा था घर से, या उसको कुछ डिविडेंड मिल रहा था। तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो कहाँ पे आएगा, उसके एनआरओ अकाउंट में आएगा। तो वो एनआरओ अकाउंट को ओपन कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना, मैंने आपको एनआरई अकाउंट के अंदर बताया था, इसमें यहाँ पे जो व्यक्ति जिस भी देश में रह रहा है वहाँ से जो पैसा कमाया उस पैसे से अकाउंट को खोलेगा और वो पैसा जमा करेगा, लेकिन वो पैसा आपको अकाउंट के अंदर इंडियन रूपी में दिखाई पड़ेगा। उसको वो कहीं पर भी जिस भी देश में रह रहा है उसको वहाँ पे निकाल सकता है अपनी उसी देश की करेंसी के अंदर में, ठीक है। बाकी यहाँ पर टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। लेकिन इन्हीं का एक एनआरओ अकाउंट होता है, एनआरओ अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं जो भी देश से, यानी हमारे इंडिया से उस व्यक्ति ने पैसे को अर्न किया है ना, उसी इनकम से इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप अगर इस अकाउंट में पैसे जमा भी करते हो वो भी आप इंडियन रुपी में ही करोगे या फिर किसी दूसरी करेंसी में भी कर सकते हो। लेकिन आपने मान लो कहीं पर पैसा निकालना है इस एनआरओ अकाउंट से, तो निकालोगे तो केवल और केवल इंडियन रुपीज़ में निकाल सकते हो। ऊपर आप किसी भी देश में हो उसकी करेंसी में पैसा निकाल सकते हो उस अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे एनआरओ अकाउंट से जो एनआरआई होता है वो केवल और केवल इंडियन रुपीज़ में ही वो पैसा विड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो यहाँ पे अर्न किया जाता है इस इनकम के ऊपर, यानी कि जो भी ब्याज वगैरह मिलता है ना, जो आपने पैसा दिया है बैंक के अकाउंट के अंदर में, उसमें ब्याज वगैरह जो भी मिलता है, ऊपर तो यहाँ पे टैक्स फ्री था, यहाँ पे टैक्स नहीं कटता है, लेकिन नीचे यहाँ पे एनआरओ अकाउंट के अंदर टैक्स काटा जाता है। यहाँ पर ये लायबल है टैक्सेशन के लिए, तो यहाँ पे टैक्स काटा जा सकता है। अब इन्हीं एनआरआई का एक तीसरा अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FCNRB अकाउंट। इसके अंदर जो एनआरआईज होते हैं या POI होते हैं, POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपको पता है खत्म हो चुका है, ये बेसिकली मर्ज हो चुका है ना। तो एनआरआई वाली कॉन्सेप्ट हमारे पास में नजर आता है। तो इस FCNRB के अंदर में क्या होता है ना, एक व्यक्ति अपना फिक्स, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, तो वो फिक्स डिपॉजिट के लिए अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। तो जिस भी देश में रह रहा हो उसकी करेंसी वो डिपॉजिट कर सकता है ना, फॉरेन करेंसी में सारा काम कर सकता है। उसको जो इनकम मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी बेसिकली उसकी कमाई होगी ना, जो भी इंटरेस्ट वगैरह कमाएगा उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं काटा जाएगा। बाकी यहाँ पर जो भी पैसा वो निकालेगा उसमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम आप यहाँ पे पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में कर रहे हो और निकाल भी फॉरेन करेंसी में रहो, क्योंकि आपने समझो आपने डॉलर कमा लिए, कुछ वहाँ पे काम कर लिया, आप FD करना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, FCNR अकाउंट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये FCNR अकाउंट को ओपन करके आप अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह FD वगैरह करवा सकते हो। तो ये होते हैं यहाँ पर तीनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया, मज़ा आ गया, समझ में आ गया। ध्यान रखना यार, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो NRI बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, अब ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, इन अकाउंट्स के माध्यम से। तो इन अकाउंट्स के बारे में आपने पता होना चाहिए। ये तीनों अकाउंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये NRE, NRO और FCNR के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपसे पूछा जा सकता है। अब जितनी बातें बताई हैं उसको आप लोग एज एक टेबल के अंदर कवर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग उसको टेबल में देख सकते हो। नवाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि आपसे वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं आर्टिकल्स में से पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है बासमती राइस के बारे में। देखो बासमती राइस रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो न्यूज़ क्या है मैं आपको खबर बता देता हूँ। यहाँ पे आपको न्यूज़ बराबर में दिख रही होगी ऊपर ब्लू कलर की लाइन में। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश के अंदर कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि फूड को रेगुलेट करने का काम करता है, FSSAI। आपने देखा होगा कई सारी जो आप चीज़ें खरीदते हो ना मार्केट से,
है ना, कुछ भी यहाँ पर आप खरीदते हो तो उसके पीछे, उस प्रोडक्ट के पीछे FSSAI का मार्क होता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे खाने के स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको सेट करने का काम FSSAI का है। तो इन्होंने बासमती राइस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी रखे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्या रेगुलेशंस रखे हैं, बोला ये क्या है कि बासमती राइस जो होगा ना, इसको यहाँ पर आप नेचुरली ही दोगे, क्योंकि होता यह है कि अभी तक जैसे राइस जो होता है ना, इस पर आर्टिफिशियल कलरिंग कर दी जाती है, आर्टिफिशियल कलर, येलो कलर की पॉलिश कर दी जाती है, कुछ अलग से इसमें खुशबू ऐड कर दी जाती है जिससे महक रहा होता है। तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, बिल्कुल नेचुरल फ्रेगनेंस होगा और नेचुरली यहाँ पर आपको बासमती राइस देना होगा, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस हैं ये जारी करी गई हैं ब्राउन बासमती राइस के लिए भी, मिल्ड बासमती राइस, पारबोल्ड ब्राउन बासमती राइस और मिल्ड पारबोल्ड बासमती राइस, इन सभी राइस के लिए यहाँ पर इन स्टैंडर्ड्स को जारी किया गया है। इन स्टैंडर्ड्स का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग बासमती राइस का जो व्यापार होता है ना, इसके अंदर हम लोग कोई भी घोटाला ना देखें, या कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो छेड़छाड़ हो रहा है वो ना हो, बिल्कुल एकदम प्योर व्यापार हो, प्लस बासमती राइस एक अच्छे से एक नेचुरल फॉर्म में यहाँ पे लोगों तक पहुँचे, ताकि जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर कंज्यूमर हैं, उनको हम एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे वो दुनिया भर में हो, क्योंकि दुनिया भर में हम इन राइस को एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वहाँ पर भी ख्याल रख सकें और यहाँ पर भी ख्याल रख सकें। बात क्लियर हो गई। तो ये जितने भी गाइडलाइंस है कब से सेट होने वाली है, कब से लागू होने वाली है, 1 अगस्त 2023 से लागू होने वाली है। 1 अगस्त 2023 से यहाँ पर बासमती राइस को नेचुरल फॉर्म में देने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब बासमती राइस के अंदर कुछ अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि इसको कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, जो हिमालयन फुटहिल्स है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। बासमती नाम से सुनते आप पहचान लेते हो, जो लंबे वाले चावल होते हैं, इनके साइज़, चावल का जो साइज़ होता है ना वो लंबा होता है, एक फ्लफ़ी टेक्सचर होता है। आप देखोगे चावल खुले खुले होते हैं, बाकी सारे जब चावल आप बनाते होंगे वो चिपक जाते होंगे, बट ये थोड़े खुले खुले नज़र आते हैं। इनके अंदर अलग से एक फ्लेवर या फिर खुशबू वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में बासमती राइस की यूनिकनेस है। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप इन बासमती राइस को लगा रहे होते हो, ग्रो कर रहे होते हो, तो आपको किस किस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी यहाँ पर बासमती राइस की खेती होती है तो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 22 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हमें टेम्परेचर, ये वातावरण चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि जो भी टेम्परेचर उसके अंदर नमी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशन में बासमती राइस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। बारिश की बात करें तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर के आसपास बारिश की रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी की बात करें, कौन से मिट्टी में बासमती राइस ग्रो होता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डीप क्ले या लोमी सॉइल, वर्ड ध्यान रखो, डीप क्ले या लोमी सॉइल के अंदर यहाँ पर ये बासमती राइस ग्रो करता है। बाकी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा बासमती राइस का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है CCPA के बारे में, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी बार चर्चा में रहता है। तो न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, इसको समझते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक नोटिस दिया है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनीज को। ये कंपनीज क्या कर रही थी, बहुत सारे खिलौने बेच रही थी। तो क्या हो गया, लेकिन वो जो खिलौने थे ना वो सर्टिफाइड नहीं थे, खिलौने ऊपर जो BIS का मार्क होता है वो नहीं था। तो ये बोला गया BIS का मार्क होना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये वायलेट कर रही हैं कंपनीज। इस वजह से इनको नोटिस दिया गया कि भैया इसको लेकर काम करो, और इन कंपनीज के कई हज़ार खिलौने जब्त कर लिए गए। किसने जब्त किए हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। अब आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल के माध्यम से करना क्या होगा, इस बॉडी के बारे में पढ़ना होगा कि आखिरकार ये बॉडी क्या है, इसका काम क्या है, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नाम से ही आपको पता चल रहा है, आप हो मैं हूं, यानी जो हम कंज्यूमर हैं, जो हम सामान को परचेज कर रहे हैं, हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा करने का काम, उनकी सुरक्षा देने का काम करता है ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो CCPA ने, मैंने आपको बताया कि इनसे रिस्पांस मांगा, इनको नोटिस भी जारी किया है, और बेसिकली यहाँ पर अगर ये अभी भी नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ एक एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ना होगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आखिरकार है क्या। नंबर 1 पॉइंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको साल 2020 के अंदर बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में इसको तैयार किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये बॉडी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर में आती है, तो नाम से ही मैच हो रहा है। दूसरा यहाँ पर इसका काम क्या है, सॉरी इसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो कि इस बॉडी के हेड माने जाते हैं, और केवल 2 और कमिश्नर्स होते हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं।
उन 2 कमिश्नर्स में से एक कमिश्नर होता है जो कि गुड्स वाली प्रॉब्लम्स को देखता है, गुड्स वाले मैटर्स को देखता है, और एक कमिश्नर सर्विसेज वाले मैटर्स को देखता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ना, इनके पास में अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसको डायरेक्टर जनरल जो है हेड करते हैं, यानी कि कहीं पर इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे तहकीकात करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर इनके पास में अलग से एक यूनिट दे रखी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी कई सारी पावर्स हैं कि मान लो यहाँ पर कोई कंज्यूमर है जिसके हक जो हैं, कुछ कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं, उनका उल्लंघन हुआ है, तो कोई कंप्लेंट इस प्रकार की आती है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी कई सारी पावर्स आ जाती हैं कि वो इन कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए। जो भी यहाँ पर व्यापार में आप कह सकते हो कि धोखाधड़ी हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके थ्रू मिसलीड कर दिया जाता है, दिखाया कुछ और दिया जाता है एडवर्टीजमेंट में और हकीकत में वो प्रोडक्ट कुछ और होता है। तो इस चीज़ को रोकने का भी पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में देखने को मिल जाती है। तो यह है हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है डीएमडी के बारे में। यह है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर ये जो डिजीज़ है ना बहुत खतरनाक है, खासकर बच्चों को परेशान करती है। तो यहाँ पे जान लो, ये थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो ये होता क्या है मैं आपको इसके बारे में डायरेक्टली बताता हूँ। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या? देखो, एक मोस्ट कॉमन फैटल टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें जो इंसान की मसल्स है ना, वो मसल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे किसी का भी यहाँ पर जो बच्चा है ना, इसका बॉडी जो पोस्चर है, मान लो ये बच्चा डीएमडी से पीड़ित है, तो 2 साल में यहाँ पर इसका बॉडी पोस्चर ऐसा होगा। एक साइड आप देखोगे थोड़ा कमज़ोर सा है, एक साइड यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर जो पैर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, हाथ का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब ये 8 साल का हो जाएगा तो इसका जो स्पाइन है वो अंदर चला जाएगा, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी अंदर चली जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पर सिचुएशन इसकी बिगड़ती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम कहलाती है, यानी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इससे यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो जानलेवा बीमारी भी है। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बच्चा यहाँ पे चल भी नहीं सकता। ये होता कैसे? होता यहाँ पर एक प्रोटीन के ऑल्ट्रेशन की वजह से। बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रोफिन। इस प्रोटीन का काम क्या होता है? आपके मसल्स को ना टाइट करके रखता है, जोड़ कर रखता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोटीन की कमी होने की वजह से ही बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी बेसिकली जेनेटिकल बेस होती है। ये जीन टू जीन यहाँ पर फैलती हुई चलती है। ठीक है, किसी के जीन ऐसे हैं तो यहाँ पर उस जीन से बेसिकली बीमारी फैल गई है और आगे भी ये चलती रहती है। फिर तो डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से आपसे पूछा जाए क्या है, तो डिस्ट्रोफिन की कमी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये मसल्स के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मसल सही से काम नहीं कर पाती हैं, मांसपेशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं। और खासकर पेशेंट्स में यूजुअली बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। बच्चों में होता क्या है कि जो उनकी बोन की डेंसिटी होती है, यानी कि जो हड्डी होती है ना, हड्डी बहुत पतली पतली होती हैं। अब हड्डी सारी बहुत पतली होंगी तो इससे फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक होता है हड्डी बहुत ज़्यादा मोटी होना, बट हड्डी जब पतली है, कमज़ोर है, तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। इवन इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स हैं हमारे देश में जो कि इस डीएमडी से सफ़र कर रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर ये बीमारी बॉयज़ के अंदर देखने को मिली है। रेयर केसेस में गर्ल्स को भी अफेक्ट करती है, बट मेजरली यहाँ पर बॉयज़ को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप यहाँ पर देखोगे तो एज वाइज जो है ना ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। एज वाइज प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग में चलो 2 साल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चलेगी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चलेंगी। ठीक है ना, जो बॉडी का कोर हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी अफेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, आपके हार्ट फंक्शन, यानी कि बॉडी का जो हार्ट फंक्शन है सही से दिल काम नहीं करने सही से काम नहीं करता है। हार्ट फेलियर होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, निमोनिया होने के चांसेस हो जाएंगे। आपका जो पेट है वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, बॉडी में सूजन रहेगी एक साइड में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस डीएमडी के अंदर देखने को मिलती हैं। बाकी मैंने आपको बताया डिस्ट्रोफिन एक बहुत बड़ा रोल है। अगर डिस्ट्रोफिन नहीं होगा तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ना वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के साथ साथ टूट सकती हैं, मर सकती हैं, और इससे यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, बाकी इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होते हैं कि जो पैर के काफ्स होते हैं ना वो बढ़ने लगते हैं। काफ्स क्या होता है, ये आप पैर देख रहे होंगे, नीचे जो हिस्सा यहाँ पर ये काफ्स होते हैं। इनका साइज़ ना यूजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पूरे बॉडी में ये अलग से नज़र आने लगती हैं, काफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक लक्षण तो यह है। दूसरा लंबर लॉर्डोसिस। लंबर लॉर्डोसिस यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पाइन होती है ना वो अंदर घुसनी स्टार्ट हो जाती है। ये आप देखोगे यहाँ पर ये जो बच्चा है ना इसकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, वो अंदर घुस गई है। तो यहाँ पर लंबर लॉर्डोसिस हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। एक होता है स्वेबेक, एक होता है यहाँ पे लंबर लॉर्डोसिस। लंबर लॉर्डोसिस के अंदर जो ये बैक है, स्पाइन है बेसिकली, ये काफ़ी अंदर की साइड में इनर कर्व में मुड़ जाती है, अंदर घुस जाती है।
ये तो हो गया एक अच्छा पोस्टर, ये हो गया लंबर लॉर्डोसिस। ये प्रॉब्लम्स यानी कि ये भी एक लक्षण देखने को मिलता है इस डीएमडी के अंदर में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पर पता है दिक्कत क्या है, बीमारी है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पे बीमारी है, चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर इलाज है भी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा इलाज जो ट्रीटमेंट है वो इम्पोर्टेड है, हमने विदेशों से इम्पोर्ट किया है, तो उसमें और ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। और सबसे दुखी बात यहाँ पर, दुखद बात यह है कि यार ये बच्चों को ही अफेक्ट करती है, कि और पहली बात किसी को ना अफेक्ट करे यार, ऐसी बीमारी ना ही हो तो ही ज़्यादा बेहतर रहे। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है माघ बिहू के बारे में। तो माघ बिहू अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है असम के अंदर में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पर लोहरी पर जितने भी लोग हैं, देखो 13 जनवरी को लोहरी थी, बाकी 14 जनवरी को संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल, ये अलग अलग त्यौहार हमारे देश भर में सेलिब्रेट करे गए। तो बेसिकली यहाँ पर इस अवसर पर लोगों को बधाइयाँ दी हैं हमारी प्रेसिडेंट ने, इस वजह से बिहू न्यूज़ में है। अब बिहू के साथ साथ आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मकर संक्रांति, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिहू बेसिकली असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जब जैसे जैसे मौसम बदलता है। अब ठंड है, ठंड से अब गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति हो गई हमारी 14 तारीख को। अब से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो दिन है वो लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा। कहोगे ऐसी कैसी बात करो, कोई रीज़न वगैरह है इसके पीछे? हाँ रीज़न है। रीज़न ये है कि अब जो सन है ना वो नॉर्थ वर्ड साइड में बढ़ने लगेगा, यानी कि उत्तर साइड में यहाँ पर आने लगेगा, तो इससे यहाँ पर गर्मी अब बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं, और अलग अलग स्टेट के अंदर इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। आप देख पाओगे साउथ में यहाँ पर पोंगल की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऊपर लोहरी पंजाब में आप देख पाओगे, फिर उत्तरायण के नाम से भी जानते हो, फिर यहाँ पर असम में बिहू के नाम से भी जानते हो, है ना, मकर संक्रांति के नाम से भी इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। आई होप आप ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिन है ना ये काफ़ी पवित्र माना जाता है हिंदू ल्यूनर ईयर के अंदर में। ऐसा क्यों? हम इसको मकर संक्रांति के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि इस दिन जो हमारे सूर्य देव होते हैं ना वो बेसिकली उत्तर की साइड में आ रहे होते हैं। और यहाँ पे बोला क्या है, बोला ये जाता है कि अब यहाँ पर सूर्य देवता जो मकर राशि है ना उस मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति भी इसको बोलते हैं। धनु राशि से मकर संक्रांति, धनु राशि से मकर राशि के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य देवता को पूजा जाता है, यहाँ पे पूजा की जाती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर में आप देखोगे, और अलग अलग फेस्टिवल की फॉर्म है। जैसे पोंगल तमिलनाडु के अंदर मनाते हैं, माघी पंजाब के अंदर में, उत्तरायण गुजरात के अंदर में, उसके बाद में बिहू आप देख पाओगे असम के अंदर में, है ना। इसमें क्या होता है, हम सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स नहीं थी, बट यहाँ पर जो भी था वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब एक और छोटा सा आर्टिकल आता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंटिस्ट ने रिवील किया है अर्थ के क्लाइमेटिक हिस्ट्री के बारे में बताया है, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसे कैसे बदला है उसके बारे में बताया है। और इसमें ना पूरे आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आ रहा है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है होलोसीन एपॉक। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा होलोसीन एपॉक होता क्या है। तो इन्होंने क्या किया कि एंटार्क्टिक जो आइस कोर है, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एंटार्क्टिक के अंदर बर्फ़ है उनको एनालाइज किया और बताया कि होलोसीन एपॉक के अंदर 3 पीरियड्स हैं। होलोसीन एपॉक के अंदर में 3 अलग अलग पीरियड्स आपको देखने को मिलता है। वो कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है मेघालयन एज, ये वो वाला समय है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, आप मैं हम सब इस समय में रह रहे हैं। एक इससे पहले था ग्रीनलैंडियन एज, और उससे पहले यहाँ पर नॉर्थ ग्रिपियन एज। ठीक है ना, मतलब इससे पहले नॉर्थ ग्रिपियन एज, फिर उसके बाद ग्रीनलैंडियन एज। इस समय पर बर्फ़ हुआ करती थी। आपने आइस एज मूवी देखी होगी, है ना। तो आइस एज मूवी जब देखते हो तो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ नजर आती। तो एक समय ऐसा था कि ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स से पूरे दुनिया भर में। लेकिन अब क्या हो गया कि ग्रीनलैंडियन एज के बाद में यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो गर्म होने लगे, गर्म होकर पिघलने लगे, और मेघालयन एज में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए, इवन सूखा पड़ने लगा। तो ये जो हमारा मायूसीन पीरियड है ना, सॉरी होलोसीन एपॉक है, होलोसीन एपॉक के अंदर ये 3 पीरियड्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर रहे हैं अभी, और डिटेलिंग्स हम लोग को देने वाले हैं। तो होलोसीन एपॉक क्या होता है इसको समझते हैं। होलोसीन एपॉक बेसिकली हमारे जियोलॉजिक टाइम के अंदर करंट टाइम पीरियड है। करंट टाइम पीरियड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? वैसे तो मैंने अभी आपको कौन सा, जब मैंने डायनासोर के वाला आर्टिकल पढ़ाया था तो ये वाला पिक्चर दिखाया था कि अर्थ आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बनी थी, फॉर्म हुई थी। ये बहुत लंबे समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, है ना। तो इसके बाद अलग अलग पीरियड्स हम लोग बनाते हुए चले गए, इसको अलग अलग पीरियड्स यहाँ पे नाम दिए गए जियोलॉजिस्ट के थ्रू। और सबसे जो करंट ऊपर वाला पीरियड है वो है होलोसीन पीरियड।
होलोसीन पीरियड बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो आज से 10,000 साल पहले की बात की जाती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। तो होलोसीन जो एपोक है ना, ये जो पीरियड है ये आज से लगभग यहाँ पे 12,000 या 11,000 साल पहले का पीरियड कहलाता है, इतने टाइम पीरियड का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए होलोसीन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो आज से लगभग 12,000 साल पहले, 11,500 से लेकर 12,000 साल पहले की यहाँ पे कहानी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये जो होलोसीन पीरियड है ना, ये बिल्कुल पेलियोलिथिक एज के पास में ही है। देखो पेलियोलिथिक एज के जस्ट बराबर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पेलियोलिथिक एज के पास में आपको यहाँ पर ये नज़र आता है। उस समय बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर बर्फ़ खत्म हो गई थी। होलोसीन एपोक के अंदर बर्फ़ थोड़ी कम हो गई। आज के समय पर बर्फ़ आपको कम देखने को मिलेगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, है ना। आज से इस समय से पहले आप देखोगे तो बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। जो होलोसीन पीरियड है, होलोसीन पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब जो आइस एज है वो यहाँ पे कम होने लगता है, आइस एज का एंड हो जाता है। यानी एक समय पर बर्फ़ हुआ करता था, बस वो ख़त्म हो गया। अब पीरियड जो है गर्म होने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो बेसिकली यहाँ पर ये होलोसीन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब होलोसीन को मैंने आपको बताया हम लोगों ने अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक मेघालयन एज है, एक ग्रीनलैंडियन एज है और एक नॉर्थ ग्रिपन एज है। तो मेघालयन एज जो वो वाली एज है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो होलोसीन के अंदर 3 एज है, मेघालयन, नॉर्थ ग्रिपन और ग्रीनलैंड। तो मेघालयन वो एज है जिसमें हम लोग आज के समय पर रह रहे हैं। ठीक है, ये वाला एज। तो इस समय पर आप देखोगे कई सारा एरिया सूखा पड़ चुका है। सूखा पड़ने के साथ साथ मेघालयन एज की अगर हम लोग बात करें तो लगभग आज से 4,200 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 4,200 साल उसके आने वाला समय, अभी तक का समय आप देखोगे तो इसमें कई सारे एरिया सूखे हो गए, है ना। कई सारे जो एरिया है वो बर्बाद हो गए। इवन आप देख पाओगे कई सारे जो सिविलाइजेशन थे इजिप्ट के अंदर में, ग्रीस के अंदर में, सीरिया के अंदर में, वो सिविलाइजेशंस जो हैं ख़त्म हो गए पूरी तरह से। वहाँ पे जो लोगों की सभ्यता थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ये यहाँ पे बताया गया है। और वो सब कैसे हुआ है, जैसे जैसे क्लाइमेट इवेंट्स यहाँ पर चेंज होते हुए चले गए। इवन जो क्लाइमेट इवेंट चेंज हुआ है ना, इसके पीछे यहाँ पर 2 कारण है। एक तो नेचुरल फैक्टर भी और ह्यूमन फैक्टर भी है। इंसान के यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत है जिसके चक्कर में भी यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो देखने को मिलता रहा। हमारा जो प्लानट है वो वार्म होता रहा और उसके बाद में यहाँ पर होलोसीन एपोक लगा। और होलोसीन एपोक में मैंने आपको बता ही दिया आज के समय पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो ग्लेशियर्स है वो और ज़्यादा पिघल चुके हैं। ठीक है, तो होलोसीन एपोक समझ गए ना क्या है, एक ऐसा पीरियड जो कि लगभग 12,000 या 11,500 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो कि अभी तक चल रहा है ये वाला पीरियड। इसमें हम लोग यहाँ पर हैं। इसमें भी जो एक कैटेगरी आती है मेघालयन एज की, उस वाली कैटेगरी में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखोगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का पूरा चार्ट है। यहाँ पर आपको एऑन के बारे में समझाया, ये कहलाता है एऑन, ये कहलाता है एरा, ये होता है पीरियड, ये होता है एपोक, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है होलोसीन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आती हैं लाइफ फॉर्म्स, उसके बाद में यहाँ पर कैसे कैसे इवेंट्स चले हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब कब बर्फ़ आई, कब सूख गया, ये सारी चीज़ें इवेंट्स कैसे चले हैं वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कौन कौन से जानवर जो हैं ख़त्म होते हुए चले गए, डायनासोर कब खत्म हुए, डायनासोर का एज कौन सी थी, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, इस समय पर डायनासोर पाए जाते थे, एक्सटिंक्शन हो गया, ख़त्म हो गए डायनासोर, है ना। फिर ये चीज़ें यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा न्यूज़ एनालिसिस। बस क्वेश्चन नहीं है भाई, तो मेन चीज़ के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो समय अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पे प्रीलिम्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना क्या है, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं पूरे वीडियो में वो बहुत अच्छे से सुन ली होंगी। अब इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, है ना, और फिर उसके आंसर्स आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में इकट्ठे देते रहना। ठीक है, बाकी फिर लास्ट में मैं आपको सारे आंसर्स एक साथ बता दूंगा। पहले मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे आप सारे के सारे आंसर देते हुए चलो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और लिखे बिना मत जाना। काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी फायदा भी हो रहा है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है मेगा रैप्टर को लेकर। तो मेगा रैप्टर को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, मेगा रैप्टर बड़े साइज के थेरोपॉड्स होते हैं जो कि क्रिटेशियस पीरियड को बिलोंग करते हैं। दूसरा, मेगा रैप्टर्स हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस यानी पेड़ पौधे खाने वाले जानवर होते हैं। बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में एनआरआई अकाउंट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। एनआरआई अकाउंट्स में आपको एनआरई, एनआरओ और एफसी वाला अकाउंट पढ़ाया था। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनआरई अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट, इसको ओपन किया जा सकता है विद इनकम अर्न फ्रॉम विद इन इंडिया। जो इंडिया से आपने पैसा कमाया है आप उसी से इस अकाउंट को ओपन करते हो। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट, जो एनआरई की इनकम होती है ना, ये टैक्स फ्री होती है, इसके ऊपर आप यहाँ पर टैक्स नहीं काट सकते। जो भी यहाँ से आपने इंटरेस्ट वगैरह कमाया उसके ऊपर टैक्स नहीं काटा जाता।
बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, होलोसीन एपोक के बारे में, होलोसीन टाइम पीरियड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होलोसीन एपोक को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है होलोसीन एपोक की शुरुआत होती है आज से 12,000 से लेकर 11,500 साल पहले, जो कि बेसिकली पैलियोलिथिक आइस एज के बिल्कुल पास वाला ही पीरियड ये देखने को मिलता है। दूसरा, होलोसीन जो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी एट द एंड ऑफ लास्ट मेजर आइस एज, यानी जो आखिरी आइस एज चल रहा था जब बर्फ़ ही बर्फ़ थी वो ख़त्म होता है, उसके बाद यहाँ पे होलोसीन पीरियड शुरू होता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइस कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि चावल की कल्टीवेशन के बारे में। अभी मैंने आपको बासमती के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, है ना। तो आपसे यहाँ पे वही इसी के बारे में पूछा रहा है, बासमती चावल के बारे में, कि जो राइस कल्टीवेशन है ना उसको लेकर, यानी कि राइस को जब हम उगा रहे होते हैं, खेत में लगा रहे होते हैं, तो उसको लेकर दो स्टेटमेंट है। पहला, जब राइस की खेती कर रहे होते हैं तो हम लोग को यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए होता है, क्या वो 22 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है। दूसरा स्टेटमेंट, या फिर यहाँ पर इन राइस को हम ब्लैक सॉइल के अंदर उगाते हैं। ब्लैक सॉइल थी या कोई और सी सॉइल थी, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। तो सीसीपीए के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में बनाया गया है, इसके प्रोविजंस के अंडर में स्टेब्लिश किया गया है। ये तो हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेक्विन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था, मसल्स को लेकर जो बीमारी है उसके बारे में। तो इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये होता है ड्यू टू द ऑल्ट्रेशन इन अ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है इसके अंदर बदलाव होना, इसका ऊपर नीचे होने की वजह से बीमारी होती है ये। दूसरा स्टेटमेंट, जो लुम्बर लॉर्डोसिस है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, ये कहीं ना कहीं एक लक्षण है इस बीमारी का। क्या हकीकत में ये भी एक लक्षण है इस बीमारी का। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है माघ बिहू के बारे में, ठीक है ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो माघ बिहू के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ये जो माघ बिहू त्यौहार है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट, इस त्यौहार के दौरान जो चंद्रमा होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजा जाता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब फटाफट हम लोग अपने आंसर्स को देखते हैं और अपना स्कोर लिखे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, स्कोर लिख कर जाना, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे आंसर्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, माघ बिहू के बारे में। तो माघ बिहू के बारे में देखो, हमारे जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है वो बेसिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपको गलत देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ तो माघ बिहू क्या मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं, असम में सेलिब्रेट किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा, यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान क्या हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, नहीं, हम लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। तो नीदर 1 नर 2 हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर गलत सही कर लेना। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, इसके कमी की वजह से होता है, हाँ इसकी वजह से होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, लंबर लॉर्डोसिस, हाँ ये कहीं ना कहीं एक लक्षण इस बीमारी का, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर लक्षण में होता यह है कि जो स्पाइन है ना वो अंदर की साइड में घुस जाती है, तो बेसिकली दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर बनाया गया, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन सी हमारा बोथ 1 एंड 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर बात की गई है राइस कल्टीवेशन के बारे में। तो जो राइस कल्टीवेशन है, जब हम लोग चावल की खेती कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। पहला, हमें एक टेम्परेचर चाहिए होता है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस का, सही बात है। दूसरा, यहाँ पे हम इसको ब्लैक सॉइल में उगाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको पता होगा ब्लैक सॉइल के नहीं, क्ले और लोमी सॉइल के अंदर इसको हम कल्टीवेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर केवल और केवल ए यानी ऑप्शन 1 जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे एपोक के बारे में पूछा गया था, होलोसिन एपोक के बारे में। तो होलोसिन एपोक को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला स्टेटमेंट, होलोसिन एपोक शुरू हुआ था आज से 11,500 से लेकर 12,000 साल पहले, सही बात है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि होलोसिन शुरू हुआ था जब आइस एज खत्म हुआ था, यह भी सही बात है, आइस एज एंड होते ही होलोसिन स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एनआरआई को लेकर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनआरआई को लेकर जो मैंने 3 अकाउंट्स पढ़ाए थे उसमें से एनआरई अकाउंट के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट जो है इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं विद द इनकम अर्न फ्रॉम विद इन इंडिया। गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा ये वो वाला अकाउंट नहीं, ये एनआरआई वाला अकाउंट, ये बेसिकली एनआरओ वाला अकाउंट हो जाएगा, जहाँ पर इंडिया से जो आपने इनकम अर्न करी है उससे जो अकाउंट खोलोगे वो एनआरओ होता है, ना कि एनआरआई। एनआरई अकाउंट कैसे ओपन होता है, जिस भी देश में आप रह रहे हो उस इनकम से, उस कमाई हुई इनकम से आप इस अकाउंट को ओपन करते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है हमारा रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, जो एनआरई की इनकम होती है ना, जो यहाँ पे कमाई होती है बेसिकली इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, यहाँ पे आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है। तो ये सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टैक्स कहाँ पे लिया जाता है, एनआरओ वाले अकाउंट में, ठीक है ना, जहाँ पे इंडिया से सारा का सारा काम जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन आता है, किस चीज़ को लेकर, रिगार्डिंग मेगारैप्टर। मेगारैप्टर के बारे में अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डिटेल से। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो मेगारैप्टर है ना, ये लार्ज थेरोपोड्स हैं, लार्ज साइज के थेरोपोड वाले डायनासोर हैं जो कि क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते हैं, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, ये मोस्टली हर्बीवोरस होता है, इसको देख के हर्बीवोरस लग रहा है, मतलब घास फूस खाने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो है ना नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब कि मीट वगैरह खाने वाले यहाँ पर आपको ये जानवर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली मांस खाने वाले जानवर हैं, तो ये कार्निवोरस है, ना कि हर्बीवोरस। तो केवल और केवल ऑप्शन ए जो है ना 1 ओनली जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने रॉन्ग किए थे, कहाँ पे गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है और कैसे हुई गलती। पहली बात तो क्यों ध्यान नहीं दिया था, गलती कैसे हुई ये बताना है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, आप कंफ्यूज कहाँ पे हो गए थे। इससे क्या होगा, डेली बेसिस पर आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी क्वेश्चन को लेकर, अगर आप रोज़ अटेम्प्ट कर रहे हो। और रोज़ सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल जाता है, रोज़ इतने सारे क्वेश्चन लगा के मज़ा ही आ जाता होगा, है ना। तो फिर देखते हैं आज कितने कितने क्वेश्चन किन किन लोगों ने सही किए हैं और ईमानदारी से जवाब देना है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।